इस नाव इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की एक और छोटी सी एग्जांपल देखते हैं जी। स्पेकुलेट ऑन्स द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एज एट 1 अप्रैल 2012। उसके पास प्रॉपर्टीज हैं। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखते हैं। प्रिपेयर द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पेकुलेट्स एंटिटीज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड अदर कंप्रिहेंसिव इनकम एंड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2013। 31 मार्च 2013 आपका ईयर एंड है और 1 अप्रैल 2014 की इंफॉर्मेशन मिली हुई है। इसका मतलब ये है कि ओपनिंग इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है और ये हमारा 31 मार्च क्लोजिंग है। सवाल है प्रॉपर्टी ए है उनके पास और प्रॉपर्टी बी है उनके पास। प्रॉपर्टी ए है जी एन ऑफिस बिल्डिंग यूज्ड बाय स्पेकुलेट फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस विद अ डेप्रीसिएटेड वैल्यू ऑफ ₹2 मिलियन। 1 अप्रैल 2012 पे इसकी जो डेप्रीसिएटेड वैल्यू है ये 2 मिलियन है और ये एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की आइटम है। एट 1 अप्रैल 2012 यानी कि बिल्कुल स्टार्ट ऑफ द ईयर में इट हैड ए रिमेनिंग लाइफ ऑफ 20 ईयर्स। इसकी 20 साल की डेप्रिसिएशन चार्ज की जा सकती है। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इसकी 20 साल रह गई। आफ्टर ए रीऑर्गेनाइजेशन ऑन 1 अक्टूबर 2012, 1 अक्टूबर 2012 को रीऑर्गेनाइजेशन की गई है, यानी कि कुछ अरेंजमेंट्स रीअरेंजमेंट्स की गई हैं। द प्रॉपर्टी वॉज लेट टू ए थर्ड पार्टी एंड रीक्लासिफाइड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अप्लाइंग द स्पेकुलेट्स पॉलिसी ऑफ फेयर वैल्यू मॉडल। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में एक आइटम प्लेस थी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में हैंडल हो रही थी ड्यूरिंग द ईयर 6 महीनों के बाद, अप्रैल से लेकर सितंबर तक। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीनों के बाद अक्टूबर में ये प्रॉपर्टी जो है ये आप लोगों ने IAS 16 से निकाल के IAS 40 में डाल दिया है जिसमें फेयर वैल्यू मॉडल चल रहा है। एन इंडिपेंडेंट वैल्यूअर असेस्ड द प्रॉपर्टी टू हैव ए फेयर वैल्यू ऑफ ₹2.3 मिलियन ऑन 1 अक्टूबर, यानी कि जिस डेट पर री ऑर्गेनाइजेशन हुई है उस डेट के ऊपर इसकी फेयर वैल्यू $2.3 मिलियन थी एंड विच हैड रीजन टू 2.34 मिलियन एट 31 मार्च 2013। तो प्रॉपर्टी ए जो थी वो आपने IAS 16 में रखी हुई थी कॉस्ट मॉडल पे, वहां से लेके आप IAS 40 फेयर वैल्यू मॉडल पे और आपने इसको हैंडल करना है। प्रॉपर्टी बी जो है ये एक और बिल्डिंग थी जो सबलेट की हुई थी 1 अप्रैल 2012, यानी कि ओपनिंग पे इट हैज ए फेयर वैल्यू 1.5 मिलियन। इसकी ओपनिंग फेयर वैल्यू जो थी 1.5 मिलियन थी और इसकी क्लोजिंग फेयर वैल्यू जो है वो 1.65 मिलियन है। सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन है, आपके पास एक एसेट की मूवमेंट है और एक एसेट पहले ही ऑलरेडी IAS 40 में पड़ा हुआ है और वो IAS 40 में ही रहेगा। तो आपसे पूछा यह गया है कि आपने स्पेकुलेट्स एंटिटी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम के बारे में बताना है कि इसमें क्या क्या जाएगा। तो बिल्कुल वैसा ही सवाल है जी। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ये तीनों चीजें मैं यहाँ पे आमने सामने लिख रहा हूँ ताकि आपको अंदाजा हो कि इन तीनों में लिखना क्या है। इसके ऊपर कंपनी का नाम बिल्कुल उसी तरीके से लिखेंगे, स्पेकुलेट कंपनी, स्पेकुलेट, मैं सारों के ऊपर लिख लेता हूं एक ही दफा, और स्पेकुलेट। हम लोग लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के ये एक्सट्रैक्ट्स हैं, ये SOPL के एक्सट्रैक्ट्स हैं और ये SOCI के एक्सट्रैक्ट्स हैं। क्योंकि आप पूरी तो बना नहीं रहे हैं तो इसलिए हम इसके साथ एक्सट्रैक्ट्स का वर्ड्स लिखेंगे। ये हमारी कब की है जी? एज एट 31 मार्च 2013। ये है जी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13 और ये भी है जी फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 13। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज दिखाएंगे आप। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप अदर एक्सपेंसेस के अंदर डेप्रिसिएशन लिखाएंगे उस एसेट की, प्रॉपर्टी ए की पहले 6 महीनों की डेप्रिसिएशन दिखाएंगे।
उसके बाद वो रीवैल्यू होगा, तो अगर कोई रीवैल्यूएशन सरप्लस आया तो हम लोग स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में दिखाते होते हैं, तो हम लोग यहां पे लिखेंगे रीवैल्यूएशन सरप्लस। और उसके बाद ये एसेट जो है ये रेंट पे फिर रीवैल्यू होगा फेयर वैल्यू के ऊपर। IAS 40 का फेयर वैल्यू का गेन और लॉस जो है वो हम लोग SOPL में ही रिकॉर्ड करते हैं। तो बाय स्टडिंग द क्वेश्चन, अगर आपको ये इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि किस किस जगह पे क्या क्या इंफॉर्मेशन आएगी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, अच्छा अब अगर आप प्योरली क्वेश्चन बेस के ऊपर चलें तो आपके लिए बड़ी आसानी होगी, और मैं जानबूझ के इसको थोड़े डिफरेंट मेथड से सॉल्व कर रहा हूं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो है ये आपके पास कितनी है, आपके पास दो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है ईयर एंड के ऊपर। एक प्रॉपर्टी ए है, और क्योंकि आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फेयर वैल्यू मॉडल पे लिख रहे हैं तो आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू 31 मार्च की जब आ जाएगी तो आपके लिए ये वाली फिगर तो बहुत ही आसान हो जाएगी। एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपके पास 2.34 मिलियन की, और दूसरी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जिसकी 31 मार्च की फेयर वैल्यू है 1.65 मिलियन। तो ये आप यहाँ पे लिखेंगे 2.3 प्लस 1.65 2.34 है जी, 1.65, तो 3.99 लिख कर आप स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट से जान छुड़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फर्ज करें कि उसने आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं और एक कहता है जी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट बनाएं 4 नंबर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं 5 नंबर, स्टेटमेंट ऑफ सोसी के एक्सट्रैक्ट्स बनाएं 3 नंबर। तो यार स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के एक्सट्रैक्ट्स तो सबसे इजी है, आपके पास क्लोजिंग बैलेंसेस हैं वो आपने यहाँ पे लिखने हैं। हाँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के क्लोजिंग बैलेंसेस मुश्किल होते हैं क्योंकि उसमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो फेयर वैल्यू पे आ रही होती है वो तो सीधी सीधी फेयर वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी होती है, तो सीधा सीधा पकड़ के उसको यहाँ पे डाल दें। दूसरा है जी डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है हम लोगों ने एसेट की। तो अगर एसेट की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है तो उसके बारे में उसने ये कहा था कि स्टार्ट ऑफ द ईयर के ऊपर इसकी डेप्रिसिएटेड वैल्यू 2 मिलियन की है और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 20 साल है। डेप्रिसिएशन के हवाले से कोई मजीद गाइडलाइंस इस सवाल में नहीं है, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये स्ट्रेट लाइन मेथड पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हैं और मंथली बेसिस पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रही है। तो अगर हम लोग बात करें कि IAS 16 में जब तक वो एसेट रहा हमने उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, 2 मिलियन एसेट की कॉस्ट है, 20 मिलियन इसके साल हैं जो इसके रिमेनिंग यूजफुल लाइफ है, तो 6/12 हम इसकी डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। तो 2 डिवाइडेड बाय 20 ये 0.1 हो गया जी, और 0.1 का हाफ 0.05। तो डेप्रिसिएशन की अगर हम बात करें तो 2/20 मल्टीप्लाई बाय 6/12, 2/20 से आपके पास 1 साल की डेप्रिसिएशन आ जाएगी और उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 6/12 के साथ, जिससे आपकी आधे साल की यानी कि 6 महीनों की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये आपके पास बनती है जी 0.05 मिलियन। दैट्स इट। डेप्रिसिएशन आ गई तो उसके बाद आपने क्या करना है, इस एसेट की जब वो बिल्कुल तैयार होगा IAS 40 में जाने के लिए तो इसको रीवैल्यू कर देना है। तो इस एसेट की जो नेट बुक वैल्यू है एट द डेट ऑफ ट्रांसफर, नेट बुक वैल्यू वाज 2 मिलियन, इसमें से हमने माइनस किया 0.05 मिलियन, तो हमारे पास बचा 1.95 मिलियन, ये इसकी नेट बुक वैल्यू है। इस डेट पे इसकी जो फेयर वैल्यू थी वो उन्होंने क्वेश्चन में बताई है कि 1 अक्टूबर 2012 पे जब ये एसेट मूव हुआ तो इसकी फेयर वैल्यू थी 2.30 मिलियन। इसका मतलब ये है कि रीवैल्यूएशन सरप्लस जो इस डेट पे आया वो आया 2.3 माइनस 1.9 यानी कि 0.35 मिलियन। तो ये रीवैल्यूएशन सरप्लस 0.35 मिलियन आपका आ गया इधर। अब एसेट जब वो रीवैल्यू होके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में चला गया और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ईयर एंड पे फिर से दोबारा से इसकी पुरानी जो अमाउंट है उसको उसकी फेयर वैल्यू से कंपेयर करता होता है। तो आपको पता है कि जो बुक्स में आ रहा है एसेट ईयर एंड के ऊपर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आ रही है
किस अमाउंट के ऊपर, 2.3 मिलियन के ऊपर, और इस वक्त इसकी जो फेयर वैल्यू है जो इन्होंने क्वेश्चन में बताई हुई है डेट इज 2.34 मिलियन। तो इसका मतलब है कि 0.04 मिलियन का मजीद फेयर वैल्यू गेन भी आया है, जो कि ईयर एंड पे आया है, फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। तो ये फेयर वैल्यू गेन ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ये हम लोग अपने पास यहाँ पे कितने पे रिकॉर्ड करेंगे, 0.04 मिलियन पे। ले जनाब, तो इस तरीके से ये तीनों एक्सट्रैक्ट्स बनाने थे। इसको समझें, इसको सॉल्व करने का जो पैटर्न है इस सवाल का वो भी समझें कि मैंने इसको सॉल्व किस तरीके से किया। देन यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड सॉल्व द क्वेश्चन मोर इजीली इन योर एग्जाम्स। आपने हमेशा क्वेश्चन को उसके जो रिक्वायरमेंट्स है उसके तनाजुर में देखना है। अगर वो कहते हैं ना अकाउंटिंग एंट्रीज बनाएं, तो फिर हम शुरू से शुरू करते हैं, हर ट्रांजेक्शन की एंट्री बनाते और डालते हैं। लेकिन जहाँ पे हमने हर चीज़ अकाउंटिंग एंट्री से सीखी है, ये चीज़ तो समझ लें कि हमने जो भी चीज़ सीखी है, मैंने आपको कहा इसका टी अकाउंट बनाएं, इसकी अकाउंटिंग एंट्रीज बनाएं, क्योंकि वो चीज़ें अंडरस्टैंडेबल हैं। लेकिन आपको एक और तरह की एक्सपर्टीज़ भी डेवलप करना होगी, और वो एक्सपर्टीज़ ये हैं कि आपने पेपर या क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चलना है। कुछ कैलकुलेशंस ज़हन में करें, कुछ कैलकुलेशंस जो हैं वो साइड पे छोटी वर्किंग्स बनाकर करें, और जल्दी से जल्दी सवाल को ख़त्म करने की कोशिश भी करें। लंबी कैलकुलेशंस की बजाय शॉर्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाएं, लेकिन उसके लिए आपको बहुत अच्छी ग्रिप चाहिए, उसके लिए आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। तो और ये चीज़ें दोनों कहाँ से आएंगी, ये दोनों चीज़ें स्लो एंड स्टडी, थोड़ी थोड़ी कतरा कतरा इकट्ठी होती हैं ये चीज़ें। तो इंशाल्लाह आप ये सवाल करें, इसके बाद कुछ और क्वेश्चंस देखें तो आपको इसकी काफ़ी अच्छी समझ आ जाएगी।